एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही फारिस हैदर ने धूप में चमकती अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। सिया शीशों वाला चश्मा आंखों पर था, महंगा सूट और परफ्यूम की तेज खुशबू। एक नजर चारों तरफ डाली जैसे ये शहर अब उसके काबिल नहीं रहा। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने कहा, मुबारक हो साहिब, अब के आने की सबको बहुत खुशी है। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। कौन खुश है? जिसको मैं याद हूं वो अब मेरे काबिल नहीं, और जो मेरे काबिल है वो शायद मुझे जानते नहीं। ड्राइवर खामोश हो गया। रास्ते भर फारिस खामोश खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर वही था मगर उसकी नजरें अब बदल चुकी थीं। फारिस अभी कमरे में बैठा ही था कि फोन बजा। स्क्रीन पर और डेड लिखा आया। उसने फोन उठाया। हेलो फारिस, फौरन गांव आ जाओ, अहम बात है। गांव? अभी तो आया हूं डेड, मैं कोई फरमाइश नहीं कर रहा, कह रहा हूं आओ और जल्दी आओ। फोन बंद हो गया। फारिस ने फोन नीचे रखा और गहरी सांस ली। वापसी के हफ्ते में ही गांव। ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी निकालो, गांव जाना है। रास्ते भर वो खामोश रहा। हर दरख्त, हर खेत इसे 15 साल पुरानी याद दिला रहा था। दादा की वो सख्त नजरें, बड़ी बैठक और वो बच्ची जो हमेशा उसके पीछे फुरती थी। क्या नाम था इसका? हाँ, अनाया। फारिस गाड़ी से उतरकर हवेली के वसी सहन में दाखिल हुआ तो वही गांव की खुशबू, वही खामोशी और दूर कहीं मुर्गियों की बांग, जैसे सब कुछ यूं का त्यों ठहरा हो। मगर अब वो बच्चा नहीं था जो 14 साल पहले दादा की मौत पर मां के आंचल में छुपा खड़ा था। वो खामोशी से गांव में आया, फिर बरामदे में आया जहां पुराना मुलाजिम रहमत बैठा हुआ नस्वार लपेट रहा था। फारिस को देखकर चौंका। अरे फारिस बाबा, पहचाना? उसने बूढ़ी आंखों में चमक लिए कहा। फारिस ने मुख्तसर सा सर हिलाया। पहचान लिया रहमत चाचा, अब भी यहीं हो? जी, अब के दादा जान ने रखा था। शाहनवाज साहिब ने रोका। और अब शायद किस्मत रोक रही है। इसके लहजे में तलखी छपी थी। फारिस बरामदे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम में महताब यज़दानी और शाहनवाज दोनों बातों में मसरूफ थे। वो दोनों खामोश हो गए जब फारिस अंदर दाखिल हुआ। बैठो बेटा, महताब ने कहा। फारिस ने कुर्सी खींची। चेहरे पर सवालिया तासुरात थे। शाहनवाज ने गला खनखारा। ये जमीन का तनाज़ो मामूली नहीं फारिस, मैंने 14 एकड़ के बदले में 30 साल पहले कुछ जमीन गिरवी रखी थी। अब वही बंदा हमारे खिलाफ झूठे कागजात निकाल लाया है। का वो बंदा अब भी गांव में है? हाँ, कालू चक्कर बशीर दबंग हो चुका है। कुछ दिन पहले हमारे खेतों के किनारों पर हथियार बंद लोग गश्त कर रहे थे। खुलेआम धमकी दी है कि अनाया को निशाना बनाएंगे। फारिस की भौवें सिकुड़ गईं। पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की? शाहनवाज का चेहरा तप गया। ये गांव है, लंदन नहीं। यहां पुलिस पहले पूछती है जमीन किसकी है, बंदा किस खानदान से है। और अनाया, वो घर में है। हाँ, मगर अब हम उसे यहां नहीं रख सकते। तुम्हारे साथ शहर भेज रहे हैं, महताब ने सपाट लहजे में कहा। फारिस ने खामोशी से गर्दन हिलाई। इस दौरान दरवाजे के पास अनाया एक गिलास पानी लिए खड़ी थी। फारिस ने एक नजर डाली। वो नजर जैसे किसी पुरानी किताब का फटा हुआ सफ़ा था जो अचानक सामने आ जाए। उसने गिलास रखा, पलटी और खामोशी से चली गई। कल रात उन लोगों ने हमारे डेरे के मुलाजिम का बेटा अगवा किया। अगले दिन खेत में बेहोश मिला, शाहनवाज ने दबी आवाज में बताया। फारिस ने कुछ सोचते हुए कहा, अब गांव छोड़ क्यों नहीं देते? शहर आ जाएं, अनाया वहां रहेगी। आप भी आ जाएं। शाहनवाज हंस पड़े, मगर हंसी में तलखी थी। यज़दानी का खून हो, जमीन छोड़ दी तो नाम भी छोड़ देना पड़ेगा। फारिस ने देखा चाचा की आंखों में उम्र का जबर तो था मगर झुकने का इरादा नहीं। इसी रात फारिस हवेली की छत पर जा निकला। आसमान पर सितारे फैले थे।
दूर किसी के रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। वो छत की दीवार से टेक लगाकर खड़ा था जब अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। अनाया चादर लपेटे, हाथ में किताब लिए आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी। उसने फारिस को देखा तो चौंक गई। मुझे नहीं मालूम था आप यहां हैं, फारिस ने कंधे उचकाए। तुम्हें इजाजत लेने की आदत नहीं, याद है? बचपन में भी ऐसे ही आया करती थी। अनाया की आंखों में एक लम्हे को हैरत उभरी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप किताब के सफ़े पलटने लगी। कौन सी किताब है? फारिस ने पूछा। आईने, वो मुख्तसर बोली। पढ़ना आता है तुम्हें? आता है, और शायद बहुत कुछ तुमसे ज्यादा, जवाब में एतमाद था। फारिस ने हल्की सी तंजिया हंसी हंसी मगर कुछ ना बोला। अगली सुबह वो नाश्ता करने नीचे आया तो घर में हलचल सी थी। रहमत तेजी से दौड़ रहा था। क्या हुआ? फारिस ने पूछा। साहिब, रात बशीर के आदमी हमारे जानवर चरा कर ले गए। पैगाम दिया है कि अगर जमीन वापस ना दी तो अगला नंबर अनाया का होगा। फारिस सीधा शाहनवाज के पास गया। चाचा जान, अब की हिफाजत के लिए बंदोबस्त करना होगा। हमने 2 बंदे रख लिए हैं, मगर वो कम पड़ रहे हैं। तुम कुछ कर सकते हो? मैं अनाया को शहर ले जा रहा हूं। इससे पहले सिक्योरिटी का बंदोबस्त करूंगा, फारिस ने सख्त लहजे में कहा। शाम तक फारिस शहर से 2 बॉडीगार्ड बिलवा कर अगले दिन अनाया को लेकर शहर रवाना हो गया। इस रोज फारिस पुरानी बैठक में दाखिल हुआ जहां दीवार पर दादा की तस्वीर लगी थी। एक लम्हा वो रुक जाता है। याद आता है दादा का जुमला, यज़दानी झुकता नहीं, संभालता है। फारिस तस्वीर की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता है, मैं झुका नहीं, मगर शायद अब संभालने का वक्त है। पीछे से महताब यज़दानी की आवाज आती है। कल सुबह निकलना है तुम और अनाया। गांव अब खतरनाक होता जा रहा है। फारिस गर्दन हिला देता है। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बैठी थी, चादर में लिपटी, किताब हाथ में, मगर नजरें खाली। वो जानती थी ये निकाह सिर्फ हिफाजत के लिए हुआ था, मगर अब ये हिफाजत खुद एक बेरहम कैद में बदलती जा रही थी। रात खामोश थी, मगर फिजा में एक शराब रेंग रहा था, जैसे कोई नया तूफान नजदीक हो। सुबह के वक्त फारिस हवेली के बरामदे में चहल कदमी कर रहा था। रात की वारदात के बाद इसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। दीवार से टेक लगाए वो गांव की सुनसान गलियों को देखता रहा जहां एक वक्त वो साइकिल दौड़ाया करता था। अब वहां गार्ड्स की मौजूदगी बता रही थी कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। महताब यज़दानी इसके पास आए। इनकी आवाज में वही सख्ती थी जो हमेशा फैसला सुना देने से पहले आती थी। आज शाम मौलवी साहिब आएंगे, निकाह होगा। फारिस ने गर्दन मोड़ी। डैड, मैं कल कह चुका हूं, ये निकाह महज एक हिफाजती कदम है। मैं इसे किसी रिश्ते में नहीं मानता। यही बेहतर है बेटा, जज्बात को एक तरफ रखो। वक्त फैसले मांगता है। फारिस ने तल्ख लहजे में कहा। मुझे जायदाद के बदले शादी का सौदा मंजूर नहीं। शाहनवाज यज़दानी भी वहीं आ गए। ये सौदा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। तुम अगर मर्द हो तो अपनी बीवी का मुहाफिज बनकर दिखाओ। फारिस हंस पड़ा। बीवी? अभी तो आप लोग चाहते थे कि मैं इस लड़की से निकाह करूं जिसके नाम से भी मुझे उलझन है। महताब ने दुरुस्त लहजे में कहा। फारिस, तुम्हें फैसला करना है। खानदान का नाम बचाना है या अपनी अना? फारिस खामोश हो गया। लम्हे भर को वो अंदर कहीं कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था। दोपहर तक हवेली में हल्की सी गहमा गहमी शुरू हो गई थी। करीबी रिश्तेदार, करीबी मुलाजिम सब मसरूफ थे। अनाया के कमरे से हल्की हल्की क़रत की आवाज आ रही थी। वो चुप थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव था। फारिस उसे देख रहा था। चेहरा हल्के मेकअप में सादा सा लग रहा था। वही चादर, वही संजीदगी। कोई खुशी, कोई जोश, कुछ भी नहीं था। कमरे में वापस जाकर इसने दराज से अपना मोबाइल निकाला और लंदन की एक तस्वीर देखी। किसी रेस्टोरेंट में एक मॉडर्न लड़की के साथ, जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करता था। यही मेरी बीवी होनी चाहिए थी। इसने मोबाइल रख दिया। शाम के वक्त मौलवी साहिब आ गए।
सहन में कालीन बिछाए गए। फारिस को सफेद करता पाजामा पहना दिया गया। वो कुर्सी पर बैठा तो इसका अंदाज यूं था जैसे वो जबरदस्ती बिठाया गया हो। मौलवी साहिब ने निकाह के अल्फाज दोहराए। फारिस ने आहिस्ता से कबूल है कहा 3 बार। आवाज में ना कोई गर्मजोशी थी ना खुशी, जैसे ये कोई सौदा हो रहा हो। अनाया दूसरी तरफ बैठी थी ख्वातीन के हिसार में। जब इसने कबूल है कहा तो लम्हे भर के लिए सब साकित हो गए। मौलवी साहब ने मुस्करा कर दुआ की, अल्लाह मुबारक करे। फारिस उठा और बना किसी से बात किए अंदर चला गया। कमरे में जाकर उसने कोट उतारा और खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। बाहर सब उसे मुबारकबाद देने में मसरूफ थे, मगर उसके अंदर शोर था। रात गए महताब उसके कमरे में आया। कल सुबह अनाया को लेकर शहर जाना है, मैं यहां कुछ दिन रुकूंगा। ठीक है फारिस बेटा, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ, मगर वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा, मैं इसे बीवी नहीं मानता। महताब गहरी सांस लेकर चला गया। अगली सुबह फारिस और अनाया रवानगी के लिए तैयार हुए। अनाया ने पुरानी सफेद गाड़ी में बैठते हुए फारिस की तरफ नहीं देखा। सादा लिबास, सर पर चादर और चेहरे पर खामोशी। गाड़ी में खामोशी थी। फारिस ड्राइविंग कर रहा था, नजरें सड़क पर थीं। अचानक बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। अनाया ने सर उठाया। आंखों में सवाल था। तुम्हें मुझसे किसी ताल्लुक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम एक साथ एक घर में रहेंगे, बस इसी हद तक। अनाया ने आहिस्ता से कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा है, बस इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। अब जो कहीं। अनाया की आवाज सीधी थी, नर्म मगर बगैर जज्बे के। गाड़ी शहर के दरवाजे पर पहुंची। नया घर, नया माहौल, मगर रिश्ता वही पुराना, जबरदस्ती और कड़वा था। फारिस ने घर के मुलाजिमों को हिदायत दी कि अनाया को गेस्ट रूम दिखा दें। ये तुम्हारा कमरा है, किसी और जगह जाने की इजाजत नहीं। अनाया ने इस बात में सर हिला दिया। दिन गुजर गया। रात आई तो अनाया अपने कमरे में बैठी रही। फारिस अपने कमरे में लेटा, आंखें छत पर जमाए। ये जिंदगी, उसने खुद से कहा। कमरे में सन्नाटा था जिस पर हर चीज रुक गई, सिर्फ वक्त चल रहा था। एक गैर मरी बंधन में जकड़े हुए 2 लोग जो जिंदगी को कबूल तो कर चुके थे मगर इसमें शामिल नहीं थे। गाड़ी शहर के पोश इलाके में दाखिल हुई तो अनाया की आंखें खिड़की से चिपक गईं। बुलंद बाला इमारतें, रोशन साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक का शोर, सब कुछ इसके लिए अजनबी था। उसने चादर से खुद को मजीद ढांप लिया। फारिस ने गाड़ी अपने बंगले के सामने रोकी। गेट खुला। गाड़ी अंदर दाखिल हुई। 2 मुलाजिम भागते हुए आए। एक ने सामान उठाया तो दूसरे ने दरवाजा खोला। ये तुम्हारा नया पिंजरा है, फारिस ने जहरीली आवाज में कहा। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से नीचे उतरी। गेट बंद हुआ और वो अजनबी घर की कैद में दाखिल हो गई। मुलाजमा ने अनाया को अंदरूनी रास्ता दिखाया। गेस्ट रूम खुला। कमरा साफ सुथरा था मगर अजनबी। अनाया ने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते ही एक गहरी सांस ली। बीवी जी कुछ खाएंगी? मुलाजमा ने पूछा। नहीं, बहुत शुक्रिया। वो बेड पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की। कुछ देर बाद दूर से फारिस की आवाज आई। सामान रख दिया? जी साहिब। बस ध्यान रखना किसी चीज को हाथ मत लगाएं। रात के खाने पर दस्तरखान सजा था मगर फारिस अकेला बैठा था। अनाया अपने कमरे में खामोश बैठी थी। मुलाजमा ने बताया, साहिब ने कहा है कि आपको खाने की ट्रे यहां दी जाए। मैं खुद किचन से ले आती हूं। इजाजत नहीं है बीवी जी। अनाया ने कुछ नहीं कहा, सर झुकाया। ट्रे आई। उसने चुपचाप खाना खाया और वापस दे दी। अगले दिन सुबह फारिस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अनाया ने दरवाजे के पास से गुजरते हुए सिर्फ एक नजर डाली। फारिस ने इसे देखकर आंखें सुकू। तुम यहां क्यों आई हो? बस कुछ नहीं। अच्छा है,
कुछ न बोलो और जहां हो वहीं रहो। अनाया वापस पलट गई। दिन भर वो गेस्ट रूम में बैठी रही। कभी खिड़की के बाहर देखती तो कभी दराज में पड़ी किताबें उलट देती। दोपहर में मुलाजमा चाय लेकर आए। बीवी जी, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बागीचे में बैठ ले। साहिब इजाजत देंगे? मुलाजमा ने कंधे उचकाए। नहीं मालूम। अनाया खामोश रही। सुबह के वक्त शायद फारिस घर पर नहीं था। अनाया गेस्ट रूम में अपनी किताबों में मसरूफ थी। कमरे में खामोशी थी, बस दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक गूंज रही थी। अचानक उसका मोबाइल बजा। महताब यज़दी की कॉल थी। अस्सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, फारिस से बात करवानी थी। उसका फोन बंद जा रहा है। वो तो घर पर नहीं है। जहां भी हो इसे फोन दो, ये बात जरूरी है। ठीक है, अनाया ने इस बात में कहा और फोन हाथ में लिए बाहर निकली। पूरे घर में खामोशी थी। ड्राइंग रूम, स्टडी, लॉन, सब सुनसान। फारिस का कमरा बंद नहीं था, शायद जल्दी में निकला था। अनाया ने दोबारा दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। फोन अब भी ऑन था। चाचा लाइन पर थे। वो अंदर गई। कमरे में झांका। फारिस मौजूद नहीं था। कमरा सजा हुआ, तरतीब में था। मेज पर फारिस की घड़ी, लैपटॉप, फाइल्स सब तरतीब से रखी हुई थीं। अनाया आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। फोन को फारिस के बेड पर रखना ही चाहती थी कि दरवाजा जोर से खुला। क्या कर रही हो तुम यहां? फारिस की आवाज गूंजी। अनाया का हाथ लरस गया। मोबाइल बेड पर गिरा और कट गया। फारिस ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें तमीज नहीं? मेरे कमरे में कौन आता है और कैसे? अबू की कॉल थी वो। क्या तुम्हारे अब्बा को यह भी नहीं सिखाया कि इजाजत लेना पड़ती है? अनाया ने गहरी सांस ली। आहिस्ता से बोली, कमरा खुला था, आप घर पर नहीं थे। इससे क्या होता है? दरवाजा खुला हो तो कोई भी अंदर आ सकता है। तुम्हें इतनी मामूली सी बात समझ में नहीं आती? अनाया ने सर झुका लिया। कॉल जरूरी थी। जरूरी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ होता है, मगर यहां हर चीज की एक हद है और तुम उन हदों को बार बार पार कर रही हो। मैं सिर्फ आपको फोन देना चाहती थी। अपने आप को क्या समझती हो? बीवी मत समझो। निकाह का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आसपास मंडलाती फिरो। अनाया चुप रही। चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें झुकी हुई थीं, मगर लब बंद थे। फारिस का लहजा और सख्त हुआ। तुम गांव से आई हो। तुम्हारे पास तालीम हो या ना हो, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा अंदाज सब कुछ गांव जैसा है। जाहिल हो तुम। तमीज और मैनर्स नाम की तो तुम्हें छूकर भी कोई चीज नहीं गुजरी। अनाया अब भी खामोश रही। सिर्फ एक बार उसने आंख उठाकर फारिस को देखा, फिर पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। फारिस की आवाज इसके पीछे गूंज रही थी, आइंदा मेरे कमरे में कदम भी रखा तो नताइज तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अनाया वापस अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठते ही मोबाइल दोबारा बजा। वही नंबर, महताब यज़दानी। बेटा, बात हुई फारिस से? जी चाचा, वो मसरूफ थे, मैंने फोन दे दिया था। ठीक है, बस कहना कि गांव का मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी हिफाजत की फिक्र है मुझे। फिक्र ना करें, मैं महफूज हूं। फोन बंद हुआ तो वो गहरी सांस लेकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कमरे की छत पर नजरें गाड़ दें। बाहर दिन चमक रहा था, मगर उसके लिए एक और दरवाजा बंद हो चुका था। दूसरी तरफ फारिस स्टडी में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोला, मगर उसकी नजरें स्क्रीन पर जिमी नहीं थीं। इसके दिमाग में वो मंजर गूंज रहा था, अनाया का झुके सर के साथ जवाब देना और खामोशी से निकल जाना। फारिस दिन भर अपने काम करता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाया पूरा दिन घर में किया करती है, घर में होती भी है नहीं। शाम के वक्त अनाया ने किचन में जाकर चाय बनाई।
कुछ देर बाद डाइनिंग पर ले जाकर रख दी। फारिस कमरे से निकला तो चाय की खुशबू ने मुतवज्जे किया। किसने बनाई? मुलाजमा बोली। बीवी ने। फारिस ने फौरन कप को हाथ भी नहीं लगाया। ये चीजें गांव की चाय नहीं, शहर में सेहत की तबाही है। अनाया किचन के दरवाजे से सुन रही थी। दिल में कुछ टूटा लेकिन चेहरे पर कोई तासुर न आए। वो खामोशी से कमरे में वापस चली गई। रात गए फारिस के मोबाइल पर गांव से एक तस्वीर आई। खेतों के किनारे चंद लोग खड़े थे और हाथों में हथियार और साथ एक मैसेज, ध्यान से, जमीन के साथ साथ बेटियां भी गायब हो सकती हैं। फारिस ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर मोबाइल रख दिया। मगर जहन में एक सवाल गूंजा, क्या वो अब भी महफूज है? वो उठा, लान की तरफ गया जहां गार्ड ड्यूटी पर था। सी ने बाहर आने की कोशिश की। जी नहीं साहिब, सब ठीक रहा। ठीक है, नजर रखो, कोई भी मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन इत्तिला देना। जी साहिब। फारिस ने वापस आकर कमरे का दरवाजा बंद किया। वो थक गया था मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो लेटा, छत को घूरते हुए खुद से बोला, काश तुम कभी कुछ ना बोलो और मैं कभी कुछ ना सुनूं। इस घर में, इस निकाह में हर दिन एक नया तसादुम था और हर तसादुम खामोशी में बदलता जा रहा था। सुबह के वक्त किचन में हल्की सी हलचल थी। मुलाजमा फरीज से सब्जियां निकाल रही थी और अनाया हाथ में अंडे लिए नाश्ता तैयार करने में मसरूफ थी। चूल्हे पर तवा गर्म हो चुका था और केतली में चाय दम पर रखी थी। अनाया ने आहिस्तगी से अंडे फेंटे, फिर आमलेट बनाने लगी। इसके हाथ चुस्त थे लेकिन चेहरा खामोश। हर हरकत में एहतियात झलक रही थी, जैसे कोई गलती की गुंजाइश नहीं। किचन के दरवाजे पर फारिस नमूदार हुआ। कॉलर सीधा, हाथ में मोबाइल, माथे पर मामूल से ज्यादा शिकने थीं। ये क्या हो रहा है? उसने दरवाजे पर खड़े होकर सवाल किया। मुलाजमा घबरा गई, जल्दी से बोली, साहिब, मेरे हाथ पर कल रात चोट लग गई थी। तो अनाया बीवी? तो तुम उसे नाश्ता बनाने दिया? फारिस की आवाज बुलंद हो गई। अनाया ने पलट कर देखा। आंखों में उलझन थी मगर लब खामोश। ये शहर का किचन है, कोई गांव का मिट्टी का चूल्हा नहीं जहां हाथ धोए बगैर सब कुछ किया जाता है। तुम्हें मालूम है खाने में सफाई, उसूल और हाइजीन कितना जरूरी है? अनाया ने नरमी से कहा, मैंने हाथ धोए थे, एहतियात से बनाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरबियत में सफाई हो भी नहीं सकती। तुम लोगों के लिए तो बस खाना पेट भरने का जरिया है, मेयार का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। मुलाजमा खामोश खड़ी थी, निगाहें नीची। फारिस ने टेबल पर पड़ा नैपकिन उठाया, झटक कर वापस फेंका। ऐसी बेहंगम हरकतें मेरे घर में बर्दाश्त नहीं होंगी। तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरे काम में दखल दो। मैं सिर्फ मदद कर रही थी। मदद? तुम्हारी मदद मुझे नुकसान दे सकती है। बेहतर है कि तुम वहीं रहो जहां तुम्हें रखा गया है। अनाया ने पलटकर चूल्हा बंद कर दिया। आमलेट को प्लेट में निकालकर टेबल पर रखा और आहिस्तगी से बाहर चली गई। फारिस ने नाश्ता नहीं किया, दरवाजा जोर से बंद किया और गाड़ी की चाबी उठाकर निकल गया। लान में मौजूद गार्ड को बस इतना कहा कि ध्यान रखना, मैं देर से वापस आऊंगा। दरवाजे की बंदिश की आवाज के साथ घर में सन्नाटा छा गया। अनाया अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। चेहरा सपाट था। एक पुरानी नोटबुक खोली, चंद सफ़े पलटे फिर बंद कर दिए। उसने खुद से कहा, तमीज सिर्फ अल्फाज से नहीं आती, किरदार से भी आती है। दोपहर तक घर खामोश रहा। मुलाजमा एक बार चाय लेकर आई। बीवी, चाय रख दूं? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। मुलाजमा कुछ लम्हे रुकी, फिर बोली, अपने सब्र बहुत कर लिया, कभी कभी जवाब देना भी सीखना चाहिए। अनाया ने निगाह उठाई। जवाब तब देते हैं जब कोई सुनने वाला हो। यहां अल्फाज भी बेकार हो जाते हैं। शाम के वक्त फारिस वापस आया मगर अनाया सामने ना आई। कमरे में गया, फाइल्स उठाई और फिर बाहर लान में जा बैठा। कुछ देर बाद मुलाजमा पानी लेकर आए। बीवी जी नहीं आए आज? फारिस ने सरसरी से पूछा। नहीं,
कमरे में ही हैं। फारिस ने इस बात में सर हिलाया, फिर मोबाइल पर नजरें जमा लें। रात का खाना मेज पर लगा। फारिस ने 2 नवाले खाए, फिर छोड़ दिया। जायका बदला बदला लग रहा है, मुलाजमा बोली। बीवी ने नहीं बनाया। अच्छा है, कुछ चीजें उनके दायरे से बाहर ही रहें तो बेहतर है। घर में 2 लोग थे मगर जैसे 2 दुनिया थीं। एक खामोशी से झेल रही थी और दूसरा अना से भरे दरवाजे बंद कर रहा था। फारिस ने अगली सुबह जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी की। गाड़ी निकालने से पहले वो एक लम्हे के लिए रुककर किचन की तरफ गया। मुलाजिमा ने कहा, आज नाश्ता मैं खुद बना रही हूं। अच्छा है, पिछली बार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अनाया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो दरवाजा बंद होने के बाद अंदर आई और काबीना खोलकर खामोशी से टी कप निकाले। अपना कप तैयार किया और लान में आ बैठी। आसमान पर हल्के बादल थे। उसने कप में झांका, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगी। सन्नाटे में एक पुरसुकून सा लम्हा था जो जल्द ही फिर किसी आवाज में बिखरने वाला था। दोपहर में मेहताब यज़दानी का फोन आया। अनाया ने बात की और फोन रखने के बाद इसके लबों पर पहली बार दिन भर में हल्की सी मुस्कुराहट आई। डैड ने कहा है कि अब भी खतरा बाकी है मगर सब बेहतर हो जाएगा, इसने खुद से कहा। काश सब कुछ संभल जाए और ये खामोशी कुछ और बन जाए, मगर वो जानती थी कुछ खामोशियां सिर्फ बोझ बुनती है, लफ्ज़ नहीं। इसे अभी भी कुछ सहना था। तमीज सीखने और तमीज सिखाने के दरमियान एक पूरी दुनिया खड़ी थी। दोपहर की तेज धूप में अनाया लान के कोने में बैठी थी। हाथ में किताब थी मगर तवज्जो कहीं और थी। दरख्तों के साये में हल्की हल्की हवा चल रही थी। मुलाजमा ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रखा। बीवी जी, बाहर धूप है, अंदर चली। यहीं ठीक है। धूप की आदत है। इसी लम्हे दरवाजे पर जोर से हान बजा। मुलाजिम भागता हुआ गेट की तरफ गया। फारिस की गाड़ी थी। वो घर वापस आ रहा था। गया। दरवाजा खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। फारिस गाड़ी से उतरा। आंखों पर धूप का चश्मा, चेहरे पर मामूल की संजीदगी। इसने अनाया को एक नजर देखा जो अब भी अपनी किताब पर झुकी बैठी थी। बगैर कुछ कहे वो अंदर चला गया। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि घर के पिछले गेट की तरफ से शोर सुनाई दिया। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। साहिब, 2 लोग दीवार फलांग कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। फारिस ने फौरन गार्ड को हुक्म दिया, बैक साइड कैमरे चेक करो और हथियार साथ रखो। गार्ड्स भागते हुए पीछे की तरफ गए। फारिस भी लान की तरफ निकला। अनाया अब परेशान होकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? किसी ने हमले की कोशिश की है? तुम यहां क्यों बैठी हो? फारिस की आवाज में गुस्सा था। ये तो मेरा मामूल है। मैं तो हर रोज यहां बैठती हूं, इसीलिए मसला होता है। तुम्हें इतनी समझ नहीं कि अपनी हरकतों से खुद को खतरे में डाल रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। फारिस ने दांत भींचते हुए कहा, यही तो तुम्हारा मसला है। तुम्हें लगता है तुम हमेशा सही होती हो। तुम्हारी हरकतें पूरे घर को खतरे में डाल सकती हैं। इसी वक्त गार्ड अंदर आया। साहिब, 2 लोग थे, पकड़ लिए हैं। पुलिस को इत्तला दे दी है। फारिस ने सर हिलाया। फिर अनाया की तरफ पलट कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हें खुद पर काबू होता तो आज ये नौबत ना आती। वो अनाया शाक में थी। आंखों में हैरत और तकलीफ थी मगर उसने कुछ ना कहा। फारिस ने जहरीले लहजे में कहा, तुम समझती हो ये शहर तुम्हारे गांव जैसा है। तुम्हारे सादेपन से यहां कुछ नहीं होगा। यहां होशियारी, समझदारी और सलीका चलता है। अनाया ने नजरें झुकाईं। मैंने खुद को कभी अक्लमंद नहीं कहा मगर ये इल्जाम भी कबूल नहीं। इल्जाम? तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ हकीकत बता रहा हूं। तुम मेरे सर पर एक बोझ हो जिसे मैं रोज बर्दाश्त कर रहा हूं। ये कहते हुए वो वापस चला गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। हुआ चल रही थी मगर अब धूप चुभने लगी थी। रात के आखिरी पहर में फारिस लैपटॉप पर फाइलें देख रहा था। बार बार निगाह लान की जानिब जाती जहां दिन में हलचल मची थी। इसने खुद से कहा, अब शायद नया सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना पड़ेगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल उभरा, क्या वाकई वो कसूरवार थी? मैं सिर्फ आसान रास्ता चुन रहा हूं?
ایک سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس گھر میں سوالوں کے جواب نہ ہوں وہاں صرف بے حسی بجتی ہے، جو اب مستقل مزاجی سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی شعائیں آہستہ آہستہ لان پر بکھر رہی تھیں۔ انایا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے باغیچے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں الجھن، سوچوں میں خاموشی، اور سامنے پھولوں کی کیاری تھی جس پر وہ روز پانی دیتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کو جہاں وہ خود کو چند لمحے کے لیے بھول سکتی تھی۔ فارس ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا، نظریں اخبار پر تھی مگر ذہن باہر کی طرف۔ اس نے انایا کو لان میں بیٹھے دیکھا، وہ لمحے بھر رکا، پھر اخبار میز پر رکھ کر باہر آ گیا۔ قدموں کی چاپ پر انایا نے سر اٹھایا تو فارس سامنے کھڑا تھا۔ کیا شوق ہے تمہیں یہاں بیٹھنے کا؟ ہر بار تمہیں یہیں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ جگہ پرسکون لگتی ہے۔ پرسکون؟ تم جیسے لوگ پرسکون جگہوں کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تم لوگوں کے لیے تو گھر بھی قید ہوتا ہے اور باغ بھی تماشا۔ انایا نے خاموشی سے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں تمہاری جگہ کہاں ہے؟ کسی کونے میں بھی نہیں۔ تمہیں غلطی ہو، ہر روز تمہیں دیکھ کر وہ غلطی یاد آتی ہے۔ تو پھر نہ دیکھیں، انایا نے آہستہ سے کہا۔ فارس ہنسا مگر اس ہنسی میں زہر چھپا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم پر نظر رکھنا میری مرضی ہے؟ نہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کب تم کس وقت کون سے حصے میں جاتی ہو تاکہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ انایا نے نظریں نیچی کر لیں۔ فارس اس کے قریب آ گیا اور جھک کر کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم جیسی لڑکی میری بیوی بننے کے قابل بھی نہیں۔ تم مجھے دیکھنے کے لائق بھی نہیں۔ انایا کی پلکیں لرز مگر اس کے ہونٹ نہ ہلے۔ میں بہت جلد اس بوجھ سے نجات حاصل کر لوں گا۔ نکاح کا کاغذ ہے، عدالت ہے، میرے وکیل ہیں، ایک دستخط اور سبق۔ تو رک کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ میرے والد ابھی تک تمہیں اپنی بہو سمجھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں تم عزت کا نشان ہو، مگر وہ حقیقت سے ناواقف ہیں، اور اب حقیقت سے بہت واقف ہیں۔ انایا نے پہلی بار ہلکی آواز میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں دیکھ کر ہی سب سمجھ آ جاتا ہے۔ تمہارا لباس، تمہاری سوچ، تمہاری بول چال، سب کچھ پچھلے زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ انایا نے گہری سانس لی، پھر چائے کا کپ خالی اٹھا کر آہستہ سے بولی، میں اندر جا رہی ہوں۔ فارس نے راستہ روک کر کہا، ایسا نہ ہو کہ اگلی بار تمہیں دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے لگوں، کیونکہ نظر پڑنا بھی اب بوجھ لگتا ہے۔ پھر نظر ہٹا لیجئے۔ انایا یہ کہہ کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ارس وہیں کھڑا رہا، لان کی کیاریوں پر نظریں جمائے جیسے خود سے ہی الجھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، لیپ ٹاپ کھولا مگر سکرین پر نظریں جمائے رک گیا۔ ذہن اب بھی باغیچے میں تھا۔ اچانک موبائل بجا، مہتاب یزدانی کی کال تھی۔ فارس، سب خیریت ہے؟ جی ڈیڈ۔ انایا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کل فون پر کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شاید موسم کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہو۔ اس کا خیال رکھنا بیٹا، یہ وقت اس کے لیے آسان نہیں۔ جی، اب بے فکر رہیں۔ فون بند ہوا تو فارس نے ایک لمحے کو نظریں بند کر لے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیادہ پریشانی کس چیز کی تھی، انایا کی موجودگی کی یا اس کی خاموشی کی۔ رات کو وہ واپس سٹڈی میں آ گیا۔ فائلیں بکھری تھیں مگر وہ ترتیب نہیں دے پا رہا تھا۔ دماغ میں بار بار انایا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر بتایا کہ بیوی جی نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا ہے۔ کیوں؟ کہا بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مطلب نہیں بنتا۔ میں نے بہت کہا مگر کچھ سنا ہی نہیں۔ فارس نے کچھ لمحے سوچا پھر کہا، ٹھیک ہے، اگر اسے تکلیف نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ ملازمہ خاموشی سے پلٹ گئے۔ گھر کے دو الگ حصے، دو الگ زندگیاں جن کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ فارس سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے کہ انایا ایک بوجھ ہے، مگر اس بوجھ کا وزن شاید اب اس کی سانسوں پر بھی پڑنے لگا تھا۔ دوپہر کی روشنی گھر کے اندر بڑے بڑے شیشوں سے چھن کر لائبریری کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ لائبریری کا دروازہ نیم کھلا تھا اور اندر ہوا کی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ کتابوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ انایا آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔
ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی جس میں اس نے اپنی یونیورسٹی کے نوٹس اور کچھ ریفرنس لکھ رکھے تھے۔ وہ شیلف کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کتابوں کی قطار پر نظریں دوڑانے لگی۔ اکنامکس آف ڈیولپمنٹ، وہ ہلکے سے بڑبڑائے۔ وہی کتاب نکال کر بینچ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ باہر سے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور فارس اندر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سخت اور واضح تھی۔ انایا نے پلٹ کر دیکھا۔ چہرے پر سکون تھا۔ کتاب دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری دلچسپی اب لائبریری میں بھی ہونے لگی، فارس طنزیہ مسکرایا۔ یہاں یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ گھر سب کا ہے۔ نہیں، سب کے لیے جگہ ہے، مگر کچھ مقامات مخصوص ہیں، جیسے یہ لائبریری۔ یہاں وہی آتے ہیں جنہوں نے کتابوں کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ انایا نے کتاب بند کی۔ کوشش کر رہی تھی شاید کچھ سیکھ جاؤ۔ سیکھنے کی عمر نہیں رہی تمہاری اور نہ ہی ماحول۔ تمہیں کتابوں سے زیادہ کچن کے سلیقے کی ضرورت ہے۔ انایا نے کتاب ہاتھ میں رکھی اور خاموشی سے کھڑی ہوئی۔ فارس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں قدم نہ رکھنا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ کوشش کر رہی ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ فارس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ سمجھ آ جائے گی؟ تم سمجھنے کے قابل ہوتی تو اب تک کچھ فرق پڑ چکا ہوتا۔ انایا نے ایک سلگتی نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ وہ پہلی بار نظر چیرتی ہوئی گئی۔ الفاظ زبان سے نہیں نکلے مگر آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ فارس لمحے بھر کو رکا، جیسے اس نگاہ میں کچھ ایسا تھا جو وہ نہیں سنبھال سکا۔ پھر فوراً پلٹا اور کہا، باہر نکلو۔ فوراً انایا بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ کتاب واپس رکھی۔ قدم ہموار مگر مضبوط تھے۔ دروازہ بند ہوا اور فارس نے خود کو خالی لائبریری میں پایا۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس کی سوچوں میں شور تھا۔ ادھر انایا سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولا اور نوٹ بک میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کئی دنوں سے کچھ نوٹس ترتیب دے رہی تھی، مگر اب وہ ایک فیصلہ لینے کے کنارے پر آ چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ملازمہ آئی۔ بیوی جی، چائے رکھ دوں؟ نہیں، سب خیریت ہے، اب ہونا شروع ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے کچھ سمجھا نہیں، بس اس بات میں سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر فارس اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے انایا کی غیر موجودگی نوٹ کی مگر کچھ نہ بولا۔ ناشتہ معمول کے مطابق ہوا مگر گھر میں ایک مختلف خاموشی پھیل گئی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس میں اب کسی انجانی ضد کی باز گشت تھی۔ اگلے دن انایا نے کچھ دیر بعد ملازمہ کو بلایا۔ مجھے یونیورسٹی کا ای میل چیک کرنا ہے۔ کیا وائی فائی پاس ورڈ دے سکتی ہیں؟ ملازمہ ہچکچا۔ صاحب نے منع کیا ہے۔ بیوی جی، میں خود ان سے نہیں مانگوں گی، مگر مجھے کام ہے، بس آدھے گھنٹے کی اجازت چاہیے۔ میں چیک کرتی ہوں۔ انایا نے سر ہلایا، پھر نوٹ بک کھولی۔ اس میں اپنی پچھلی ریسرچز کو ترتیب دیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون نہیں، فیصلہ تھا۔ لائبریری کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کتابوں پر ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ پڑھنے کی جگہ چھینی جا سکتی ہے، علم نہیں۔ اسی وقت ملازمہ واپس آئے۔ بیوی جی، صاحب نے کہا ہے وہ پاس ورڈ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب کسی سے مانگنے والی نہیں۔ رات گئے فارس سٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر فائلیں دیکھ رہا تھا کہ انایا کے قدموں کی آواز نہ سن کر اسے کچھ عجیب سا لگا، جیسے کسی روزمرہ کی چیز کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فارس نے ملازمہ سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کمرے میں صاحب، تیار ہو رہی ہیں شاید۔ کس لیے؟ پتہ نہیں، بیگ تیار کر رہے ہیں۔ فارس نے چونک کر کہا، کس کی اجازت سے؟ شاید اب سے بات کریں۔ فارس خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں میز پر رک گئیں، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو کہ اس بدلاؤ کو کیسے دیکھیں۔ ادھر انایا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دوپٹہ سر پر تھا، بیگ کندھے پر۔
चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में अज़्म। दरवाज़ा खोलते हुए इसने एक आखिरी नज़र लाइब्रेरी की समत डाली और कहा, जो छीनते हैं वो नहीं समझते कि अंदर किया जल रहा है। मगर अब जलने का अमल रुक गया है। खामोश बगावत शुरू हो चुकी थी। घड़ी ने सुबह के 11 बजे बजा दिए थे। अनाया अपने कमरे में बैठे, हाथ में मोबाइल लिए, एक ईमेल बार बार चेक कर रही थी। वाईफाई बंद था, नेट नहीं आ रहा था। वो कभी खिड़की के पास जाकर मोबाइल बुलंद करती, कभी मेज पर रखकर नेट आने का इंतजार करती। मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। बीवी जी साहिब के कमरे में नेट चल रहा होता है, वहां चेक कर लें। अनाया चंदन में खामोश रही, फिर हल्के लहजे में बोली, वो तो घर पर नहीं है ना। जी ऑफिस गए हैं। अच्छा, मैं कुछ देर में जाती हूं। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता कदमों से फारिस के कमरे के दरवाजे तक आई। एक बार फिर उधर उधर देखा, फिर सुनसान था। धड़कते दिल से दरवाजा धकेला, वो खुला था। कमरे में दाखिल होकर उसने लैपटॉप ऑन किया। पासवर्ड लगा हुआ नहीं था। उसने जल्दी से अपना ईमेल लॉग इन किया, जरूरी फाइल्स सर्च की, मगर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं। वो सिर्फ 10 मिनट वहां थी जब दरवाजा अचानक पूरी कुव्वत से खुला। फारिस फाइल हाथ में थामे अंदर दाखिल हुआ और अनाया को देखकर साकित रह गया। ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज गूंजी। अनाया बड़बड़ाई, मुझे नेट की जरूरत थी, वाईफाई नहीं चल रहा था। किसकी इजाजत से मेरे कमरे में दाखिल हुई हो? आप घर पर नहीं थे, बस ईमेल। फारिस चंद कदम आगे बढ़ा। इसकी आंखों में इश्तियाल साफ नजर आ रहा था। यह पहला मौका नहीं जब तुमने हद पार की है। मैं सिर्फ। इसके जुमला मुकम्मल होने से पहले फारिस का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। लम्हे भर को वक्त जैसे रुक गया और कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अनाया की आंखें नम हो गईं, आंसू पलकों पर जमे थे। वो होंठ भींचकर खड़ी थी, कुछ कहे बगैर। सिर्फ इसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। फारिस की मुट्ठियां भी नीची हुई थीं, मगर थप्पड़ के बाद वो खुद भी चंद लम्हों के लिए गूंगा हो गया। फिर पलटकर कहा, निकलो यहां से अभी। अनाया ने लैपटॉप बंद किया, फाइलें समेटें और बगैर कोई लफ्ज कहे बाहर निकल गई। कदम लड़खड़ा रहे थे मगर उसने पीठ सीधी रखी। वो सीधा अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गई। आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। चेहरा जल रहा था मगर इससे ज्यादा कुछ अंदर टूट चुका था। कुछ देर बाद मुलाजमा आई। दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया। बीवी जी अब ठीक है? हाँ। साहिब बहुत गुस्से में थे मगर थप्पड़। ये बात यहीं रहने देना। अनाया की आवाज थकी हुई थी मगर लहजा बिल्कुल सपाट था। क्या खाना ला दूं? नहीं चाहिए। मुलाजमा खामोशी से वापस पलट गई। दूसरी तरफ फारिस स्टडी में बैठा था। हाथ में फाइल थी मगर आंखें कहीं और। उसने बार बार मोबाइल खोला, बंद किया। एक अजीब बेचैनी इसके अंदर सिरसराने लगी। इसके जहन में अनाया का चेहरा घूम रहा था, खामोश, जख्मी, बगैर एहतिजाज के। इसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, उसने खुद से कहा, जैसे अपने अमल को जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। मगर फिर भी अंदर कहीं कोई चीज खुटक रही थी। अगली सुबह फारिस नाश्ता करने नीचे आया। अनाया टेबल पर नहीं थी। मुलाजमा से पूछा, कहाँ है वो? कमरे में साहिब, सुबह से नहीं निकली, नाश्ता भी नहीं किया। फारिस ने सर झटका। वो चाहे आए या ना आए, मेरी जिंदगी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगले लम्हे खुद ही बोला, एक कप चाय मेरे कमरे में भेज देना। दिन चढ़ता जा रहा था। अनाया कमरे से बाहर नहीं निकली। वो खामोश बैठी रही, कुछ सोचती रही। इसके सामने वो पिल बार बार आता रहा जब वो कमरे में खड़ी थी और एक हाथ हुआ में बुलंद हुआ था। शाम को उसने खुद को शीशे में देखा। गाल पर सुर्खियां अब मध्यम हो चुकी थीं और आंखों में सूजन थी, मगर अब आंसू नहीं थे।
یہ پہلی حد تھی اور شاید آخری بھی، اس نے خود سے کہا۔ اسی رات جب پورے گھر میں خاموشی تھی، فارس اپنے کمرے میں لیٹا مگر نیند سے کوسوں دور تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا سے عنایا کی آنکھیں اسے یاد آئیں۔ وہ بے آواز چیخ رہی تھیں۔ وہ لمحہ، وہ تھپڑ سے پہلی بار اپنے اب سے نفرت محسوس ہوئی، مگر زبان اب انا کے قید میں تھی اور اس قید سے چھٹکارا آسان نہیں تھا۔ صبح کا وقت آیا۔ فارس ہمیشہ کی طرح ناشتہ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اخبار اس کے سامنے کھلا تھا مگر توجہ کہیں اور تھی۔ پچھلی رات کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایا ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مہتاب یزدانی جو ایک ہفتے کے بعد گاؤں سے واپس آئے تھے، ہلکے قدموں سے اندر آئے۔ فارس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ صبح بخیر ڈیڈ۔ صبح بخیر۔ عنایا کہاں ہے؟ کمرے میں ہوگی، پتہ نہیں۔ مہتاب نے ایک نوالہ منہ میں ڈالا، پھر اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ خاص نہیں آج کے اخبار میں؟ نہیں، سب ویسا ہی ہے۔ لیکن گھر میں بہت کچھ بدلا ہوا ہے۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی پوچھیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے عنایا کہاں جاتی ہے روز صبح؟ فارس چونک گیا۔ کہاں جاتی ہے وہ؟ کہیں نہیں جاتی، گھر میں ہی ہوتی ہے۔ مہتاب ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، تمہاری لا علمی حیران کن ہے۔ عنایا تو یونیورسٹی جاتی ہے۔ کیا؟ فارس نے گردن اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ وہ یہاں کی سب سے معتبر یونیورسٹی میں اکنامکس کی لیکچرر ہے۔ پچھلے 3 سال سے پڑھا رہی ہے۔ فارس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لرز گیا، مگر اس نے سنبھال لیا۔ یہ بات آپ کو کب سے معلوم ہے؟ جب سے تمہارے نکاح کی بات ہوئی تھی تب سے ہی۔ میں تو فخر سے سب کو بتاتا ہوں کہ میری بھتیجی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے۔ فارس نے اخبار بند کیا۔ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ بتانا اس کا فرض نہیں تھا۔ تمہاری کوشش ہونی چاہیے تھی جاننے کی۔ مہتاب اٹھ کر چلا گیا مگر فارس کی سوچوں کا دروازہ کھول گیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ذہن میں ایک تصویر گردش کرنے لگی عنایا کی، جسے وہ ہمیشہ جاہل گاؤں کی ان پڑھ لڑکی سمجھتا آیا۔ لیکچرر، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اکنامکس کی اس لمحے عنایا اپنے کمرے سے نکلی۔ تیار تھی، پس کندھے پر، ہاتھ میں فائل۔ سادہ شلوار قمیص کے کسی بھی شخص کو اس کے پس منظر، لباس یا ابتدائی تاثر کی بنا پر کم تر سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اکثر اوقات حقیقی قابلیت اور قدر خاموشی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے، جسے پہچاننے کے لیے تعصبات سے پاک نظر اور کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انا اور تکبر کے اندھیرے کس طرح تعلقات میں دوری پیدا کرتے ہیں اور سچائی کو مسخ کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلط فہمیوں اور فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کرتے، ہم نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی ایک اہم رشتے سیکھنے کے موقع سے محروم کر سکتے ہیں۔